A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your economics teacher. Today we'll be studying about the specimen paper of 2024 Economics Part 2, जिसमें हम लोग सेक्शन बी के few questions करेंगे, सब नहीं, since it is very long, बहुत सारे short answers हैं उसमें. We have already done section A, जिसमें very short answers और objective type questions से MCQs से we have already done. I've already sent you that solution वाला PDF on Telegram. Okay, so today we'll be doing the section B of this, जिसमें first we'll be starting with the short answers. Short answers का जो first वाला part है, now this is of 32 marks. Okay, तो 32 marks में today we'll be doing few questions. सबसे पहला question इससे बोला है that it is claimed that artificial intelligence can help manufacturing industries improve their efficiency. फिर बोला है कि ये कहा जाता है, इट इज क्लेम मीन्स ये एक्चुअल में ये चीज बोली जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देगा. हाउ विल दिस इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट? ऑब्वियसली अगर एफिशिएंसी बढ़ा देगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नाउ हाउ विल दिस इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट? दिस इज योर वन क्वेश्चन. और उसके बाद बोला है कि आपको यही इम्पैक्ट जो है वो डायग्राम की हेल्प से बताना है. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. 1 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन को इसको कंसिडर करो. तो वी विल बी डूइंग इट्स सॉल्यूशन हियर. हाँ, तो ये यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. दिस पीडीएफ अगेन आई विल बी सेंडिंग यू ऑन टेलीग्राम डीवा क्लासेस. तो बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्शन डेटा में that can be applied there to improve the failure prediction. ये चेक करने के लिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्शन जो है वो फेल हो रहा है या मेंटेनेंस प्लानिंग में भी हम उसको लगा सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे जो it will result in less costly maintenance of production lines. Then there are many more applications or benefits जो हम लोग प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, जिसके कारण more accurate demand forecasting can be done. ठीक है, and there will be less material wastage. तो मैन्युफैक्चरिंग में आप मेनली क्या कर सकते हो, इसमें डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो, मटेरियल वेस्टेज जिससे कम होगा. फिर इसमें बोला गया है कि यू हैव टू टेल दिस अकॉर्डिंग टू द कर्व. तो इसका जो सिंपल सा कर्व है, पहले ये वाला समझ लो. दिस इज आउटपुट. ओके, एंड दिस इज द प्राइस. दिस इज आउटपुट मीन्स द क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक, फिर उसके बाद ये है जो मेरा सबसे पहला कर्व जाएगा. अब बोला गया है कि समथिंग इज इंक्रीजिंग, योर सप्लाई इज इंक्रीजिंग बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस. तो क्या है, सेम प्राइस पर यू विल बी एबल टू सप्लाई मोर ऑफ द क्वांटिटी. तो ऑब्वियसली जो उसका कर्व होगा वो कहाँ जाएगा, इट विल शिफ्ट टू राइटवर्ड. बस इतना इसको समझो. तो योर एस एस कर्व विल शिफ्ट टू एस एस 1. बस इतना ही यू हैव टू टेल हियर. ये आपका एक पार्ट है, आपका दूसरा है. तो यहाँ पर दिस विल बी द ओनली पार्ट कि वहां पर जो कर्व है वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा. व्हाट विल बी द चेंज इन द कर्व? इट विल शिफ्ट टू राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says कि the market demand for a commodity at rupees 8 is rupees 8 per unit is 100 units. जो मार्केट डिमांड है वो 8 रुपए पर 100 यूनिट्स है. फिर जो प्राइस है वो राइज होता है. ठीक है, स्पेशली याद रखना, यहाँ पर स्पेशली बोला है, मतलब ऑब्वियसली जो नया प्राइस बनेगा वो आपका 10 या उससे ज्यादा ही होगा. 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, मतलब 8 से वो ज्यादा होगा. एंड एज अ रिजल्ट जो उसकी मार्केट डिमांड है इट फॉल्स टू 75 यूनिट्स. तो ये आपका जो नया डिमांड है वो है. यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर आपकी जो इलास्टिसिटी है इट इज -1. तो दिस इज अगेन सॉल्व्ड हियर. ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज रिटन हियर. ओके, उसके बाद नाउ वी विल सॉल्व इट इन कंप्लीटली. तो इसमें लिखा हुआ है दैट यहाँ पर
जो P है, द ओल्डर प्राइस इज 8, द ओल्डर क्वांटिटी इज 100। जब तो अब हम लोग इसका डेल्टा P निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा P कैसे निकलेगा, पूरा जो आपका नया क्वांटिटी है उससे आप ये 100 जो पुराना वाला था उससे माइनस कर दिया, दिस इज -25। ये हो गया मेरा डिमांड फॉल्स बाय 25। फिर EP इज 1, योर प्राइस इलास्टिसिटी इज 1। अब इसका हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे, डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या होता है, चेंज इन द प्राइस, डिफरेंस कितना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। चेंज इन डेल्टा Q मींस चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस। और जो पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी या फिर ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है वो हमने लिखा। तो हेयर वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज -1, यहाँ पर जो डेल्टा Q है दैट इज चेंज 100 से 75 हुआ, तो कितना कम हुआ है, -25 हुआ है। दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, नहीं पता है अभी, ओके। और उसके बाद द ओरिजिनल प्राइस एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आप यहां से इसको और इसको कट कर सकते हो, ठीक। 25 और ये गया तो दिस विल बी 4। फिर इससे इसको कट कर सकते हो तो दिस विल बी 2। अब इसके बाद मेरा क्या बना, दिस इज -1 इज इक्वल टू 2 अपॉन या -2 अपॉन डेल्टा P, ठीक। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा P इज इक्वल टू -2 अपॉन -1। जब इसको कट करोगे तो इट विल बी 2 ओनली। व्हेन इट इज डेल्टा P इज इक्वल टू 2, चेंज्ड प्राइस मेरा कितना है, 2 है। व्हेन चेंज्ड प्राइस इज 2, तो न्यू प्राइस, I hope this is visible to you, new price will be ₹8 जो आपका पहले से था, प्लस ₹2 जो आपको अभी मिले, तो hence the new price will be rupees this। इसका जो सॉल्यूशन है ये हम आपको भेज देंगे वहां पर, कहाँ गया मेरा आंसर, हाँ। तो न्यू प्राइस विल बी रुपीज, बार ₹10, ओके। तो दिस इज योर अल्टीमेट सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस। इसका जो सॉल्यूशन है ये हम आपको वहां पर सेंड कर देंगे इसी के साथ ही। एक और शीट भी, आप उसको भी दोबारा से चेक कर सकते हो, उसमें भी द सेम सॉल्यूशन इज देयर, ठीक। दैट आई हैव री-चेक्ड बाय वन ऑफ माय सर, मेरे जो टीचर है उनसे हमने चेक करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इम्प्लाई फिस्कल डेफिसिट और जो इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन द बोरोइंग्स, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। बस इतना समझो कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 2 पार्ट्स दिए हैं तो एक मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा यू डोंट हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, आई हैव टेकन अ मतलब बिगर पार्ट, क्योंकि ये हमको बुक में नहीं मिला था। तो वाइल फिस्कल डेफिसिट जो है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज what comes after deducting इंटरेस्ट पेमेंट को फिस्कल डेफिसिट से आप माइनस करोगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज दैट देयर इज प्राइमरी डेफिसिट। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इट इज द पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है ऑन इट्स बोरोइंग्स टू द क्रेडिटर्स। फिर इसमें एक और क्वेश्चन साथ में पूछा गया है कि इस केस में जीरो डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो जीरो डिफरेंस का मतलब होता है कि जो सरकार है, इट resorts to only to clear the existing backlog of interest payment. It is not adding anything to the existing loans. Existing loans में वो कुछ भी add नहीं कर रही हैं। इसका मतलब जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो नहीं है वहां पर, ठीक है। द डिफरेंस इज नॉट देयर, जीरो डिफरेंस मीन्स वहां पर नहीं है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। एंड
अदर देन मीटिंग इट्स ओब्लिगेशंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जितना जा रहा है सिर्फ वो जा रहा है, उसके अलावा कोई भी अदर देन दैट कोई भी डेफिसिट नहीं है. इट इज अ साइन, मतलब एक्स्ट्रा लोन दे आर नॉट टेकिंग, इट इज अ साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. हाई प्राइमरी डेफिसिट ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट्स, अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो शो हो रहा है कि कम प्राइमरी डेफिसिट है. अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिजिकल irresponsibility ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी देयर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है दैट इन सम केसेस, इन सम सिचुएशंस, जो गवर्नमेंट है दे मे कंसिडर एडिशनल स्पेंडिंग, जो उनका एक्सपेंडिचर होता है, टू फाइट इन्फ्लेशन. कुछ केसेस में पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से या स्पेंडिंग करने से गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता नहीं है, वो घटता है. तो यू हैव टू टेल कि व्हाई इट इज सो, इसका जो रीजन है वो आपको बताना है. तो हियर द सेम क्वेश्चन इज देयर. ठीक है, फिर कुछ इसके थोड़े बड़े बड़े पार्ट हमने ले लिए, सो आई जस्ट हैज टू एक्सप्लेन, यू कैन शॉर्टन इट अकॉर्डिंगली. तो इसमें लिखा है कि ये जो अप्रोच है ये तब ली जाती है इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड के साइड से या कंज्यूमर्स के साइड से होता है, जहां पर अग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स अग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ड्यू टू विच जो ओवरऑल प्राइसेस है वो राइज कर जाते हैं, इन द सेंस कि सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस. ओके, और डिमांड जो है उसकी ज्यादा हो गई है, सप्लाई जो है कंपैरेटिवली वो कम हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन द सप्लाई पार्ट. एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कहाँ जाएगी, वो उन प्रोजेक्ट्स पे जाएगी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट विल मीट जो हाइटेंड डिमांड है उसको मैच करेगी, बैलेंस करेगी और उसको हेल्प करेगी, एलिवेट करेगी द प्रेशर, रिड्यूस करेगी द प्रेशर ऑन द प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा. जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो इवेंचुअली इट विल बी एबल टू मीट द डिमांड, और जो लोग बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं वो नहीं होगा. As more supply becomes available to meet the demand, जो there will be potential stabilizing or reducing of prices. Then है job creation and income distribution. जब जॉब क्रिएट होगी तो पीपल विल गो फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑल्सो. ठीक है, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इट विल स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग. जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली लोग प्रोड्यूस करेंगे. there will be more, the producers will be motivated to supply more. However, this needs to be managed carefully to ensure that it aligns with productive capacity to avoid exacerbating inflation, कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से मीट करना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि भर भर के हम जॉब क्रिएट करते जा रहे हैं और उसके कारण कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन कम नहीं होता जा रहा है बल्कि और बढ़ता जा रहा है. तो ये आपको देखना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है दैट why is the short run curve U shaped. सिर्फ इसका 1 मार्क्स का है तो सिर्फ 1-2 लाइन में उसको बस इतना सा लिख दो that it is of the short run average cost curve. ये short run cost curve जो है वो U shaped सिर्फ इसलिए because there is due to diminishing returns. आप उसमें due to law of variable proportion भी लिख सकते हो. एक लाइन में बस उसका आंसर लिखना है कि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन स्टेज होती है उस टाइम पर cost increase as output increases because of at least one fixed factor of production जो है it restrains further growth. ये चाहो तो लिखो, लेकिन सिर्फ एक लाइन में भी लिखोगे then also you will get full marks. ठीक है, now the next question in this is कि you have to calculate average cost, average variable cost, average fixed cost from the following. जब आपका TFC जो है at all levels जो है वो 15 रुपीज है. ठीक, और यहाँ पर आपका आउटपुट दिया है और टीवीसी दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन. आप पहले टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट लिख दिया है. टीएफसी इज गिवन,
ठीक, उसके बाद यू विल कैलकुलेट AC, ABC एंड AFC। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या दिखा रहा है इसमें कि जो मेरा आउटपुट है वो कितना दिया हुआ है, आउटपुट इज गिवन 1, 2, 3 एंड 4, TVC इज गिवन 10, 19, 29 एंड 40। यही था, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? 10, 19, 29 एंड 40। ओके, उसके बाद TFC सारे लेवल्स पर 15-15 था, दैट आई हैव रिटन। अब आता है इसका टोटल कॉस्ट। ये इज नॉट आस्क्ड, बट एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 10 प्लस 15 25, 19 प्लस 15 34, देन 29 प्लस 15 44 एंड 40 प्लस 15 55। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब इसी को ही निकाल के इसको देखो, सिर्फ कुछ नहीं करना है। अब इसको जो भी पर्टिकुलर आपका ये है, इसको बस पकड़ पकड़ करके इसके जो यूनिट्स है उसी से ही डिवाइड कर देना। हम चलो सबसे पहले TC लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 1, ओके, 25 डिवाइडेड बाय 1 25 आया। उसके बाद दूसरा है 34, तो 34 यहाँ पे लिखो, 34 डिवाइडेड बाय 2 17 आया। 44 डिवाइडेड बाय 3 14.67 आया। और लास्ट इज 55 डिवाइडेड बाय 4, तो 13.75 आया। राउंड ऑफ इज नेसेसरी, अगर 14.66 आ रहे हैं तो यू विल डू इट एज 14.67। फिर है AFC, AFC 15 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 15/1 15, फिर 15 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आउटपुट क्या है ये है, तो इट विल बी 7.5। फिर तीसरा इज अगेन 15 डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 4 3.75। फिर है ABC, तो अब ABC को पकड़ो, ये रहा ABC, सॉरी TVC। तो TVC में सबसे पहला है 10 डिवाइडेड बाय 1 10, फिर 19 है, ठीक है, तो 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5, देन 29 है, तो 29 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 9.67 एंड 40 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 10। ओके, थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है, बट ये जो अलग से तुम लोग को हमने डिवाइड दिखाया है यहाँ, दिस आई विल नॉट शो, आई विल सेंड यू लाइक दिस ओनली। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको रिकैलकुलेट करना है। इसी को पकड़ करके अगर कोई और उसमें निकल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट वाला भी पार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल ही लेना अपने आप, सो दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट दैट। ओके, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो दिस वाज 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो तीनों चीजें बोली गई हैं। तो यहाँ पर AC, ABC, AFC 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पूरा टेबल बनाओगे तो 1 नंबर पर टेबल के पर कॉलम के हिसाब से मिलेगा। अब बोला गया यू हैव टू टेल 2 कॉजेज, 2 आपको कॉजेज बताने हैं ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, तो क्यों है वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसका कॉज दिया हुआ है यहाँ पर, देयर इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, ये भी मुझे बुक में नहीं मिला था, ठीक है, इंटरनेट से खोजा है मैंने। तो सबसे पहले इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, इट मीन्स कि कभी भी अगर बिफोर अ फर्म कैन एंटर एक इंडस्ट्री, उसको जो परमिशन लेनी होती है फ्रॉम गवर्नमेंट से, लाइसेंसिंग इज यूज्ड टू इंश्योर कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी है इट इज देयर। Then by not granting licenses to new firms, जो गवर्नमेंट है वो श्योर कर सकती है कि सिर्फ एक ही फर्म है जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है। एग्जाम्पल विल टेक ऑफ इन मोनोपोली विल टेक ऑफ इंडियन रेलवेज। अगर कोई पर्सन आ जाता है कहता है मुझे रेलवे का वो दे दो, लाइसेंस दे दो मुझे रेलवे का, तो वहां पर क्या होगा भाई, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जैसे अगर इन सेक्टर्स में बसेस की, सिटी बसेस की बात की जाए तो सिटी बसेस आर गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, बट रेलवेज की बात की जाए, मेट्रोज की बात की जाए, ये नहीं कि कोई भी पर्सन उतर जा रहा है मेट्रो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज का लाइसेंस जो है इट इज नॉट गिवन, सो दैट वहां पर मोनोपोली बनी रहे चीजों की।
फिर दूसरा इज पेटेंट राइट्स। कुछ बिग फर्म्स होती हैं, बिग प्राइवेट कंपनीज होती हैं दैट आर एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आप बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स देखोगे गवर्नमेंट वाले, एट टाइम्स दे कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। गवर्नमेंट जो है उनको पेटेंट राइट प्रोवाइड करती है, और ये जो द पीरियड फॉर विच पेटेंट राइट्स इज देयर, तो उनको हम उनकी पेटेंट लाइफ कहते हैं। मतलब उनको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज दे ऑलरेडी हैव, और वो कहीं और किसी और को यूज करना अलाउड नहीं होता है। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, बोला गया इसमें कि जो डिमांड कर्व है ऑफ अ फर्म is more elastic under monopolistic competition। monopolistic competition में जो फर्म है वो the demand curve जो है वो more elastic होता है as compared to monopoly। तो you have to give example, sorry you have to explain it। पूछा नहीं गया है आपसे कि आपको बनाना है कि नहीं डायग्राम। अगर if you know you can make it, if you don't know it's okay। बनाओगे तो वो प्रेजेंटेबल लगता है आपका आंसर कि एटलीस्ट द पर्सन नोज। ठीक है, तो एज कंपेयर टू द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, जो डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो कैसा होता है, इट इज मोर इलास्टिक, क्योंकि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइवल फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जो इलास्टिसिटी होती है of such a curve, it will depend on the nature and number of close substitutes। जितने ज्यादा close substitutes है उतना ज्यादा elastic will be the curve of that particular market। monopolistic competition की यहाँ पर बात हो रही है। preference of a consumer for particular brand, ये भी इसी पे डिपेंड करता है, और इसका जो implication है वो ये बताता है more elastic demand का मतलब क्या होता है। it shows कि अगर जरी सी भी स्मॉल चेंज भी होगा प्राइस में तो इट विल ब्रिंग अ लार्ज चेंज इन द डिमांड। ओके, फिर इसके बाद इसी का ये वाला कर्व दिया हुआ है, तो परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी में आपने ये चीज पढ़ी होगी, परफेक्टली इलास्टिक एकदम सीधे चला जाता है कर्व। ठीक है, और उसके बाद इफ इट इज लेस इलास्टिक तो वो यहां पर जाएगा, और भी लेस इलास्टिक है तो यहां पर जाएगा। मतलब दिस इज परफेक्टली से अगर कम है, ये है मोनोपोलिस्टिक का, दैट इज मोर इलास्टिक बट इट इज लेसर इलास्टिक दैन परफेक्ट कंपटीशन। और ये जो सबसे लीस्ट इलास्टिक होता है वो कौन सा होता है, इट इज ऑफ मोनोपोली। तो आपको ये दोनों कर्व बनाने, वैसे पूरा ही डायग्राम बना दोगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिर्फ इतना ही हिस्सा इसमें आपको मेंशन करना है, बुक में आपके ये बना हुआ होगा। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद इसका एक और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों नहीं करते हो तो यू कैन टेक वन बिग आंसर ऑफ 4 नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा था तो ये दिस आई विल टेक इन द अदर पार्ट, जब हम बाकी इसके शॉर्ट आंसर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम हेयर वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ नहीं समझ में, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.